अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सियासी तजर्बात जो हुए हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, उसमें हमने पहले बात की थी एक व्लॉग में कि जनरल अयूब ख़ान ने 1958 से लेकर 1968 तक जो तजर्बा किया था वो किस तरह नाकाम हुआ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने जब मार्शल लॉ लगाया 5 जुलाई 1977 को, उसके बाद 1988 तक उन्होंने जो तजर्बात किए उसका क्या बना। जो सियासी तजर्बा किया गया और जिस तरह का निज़ाम बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह सियासत को गाली बनाया गया, जमहूरियत को एक गैर शरई और एक गैर इस्लामी जो है वो निज़ाम के तौर पर पेश किया गया, और सियासत को के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए गए, सियासी जमातों को जो है वो गैर शरई, गैर इस्लामी और पता नहीं क्या कुछ जो है उनको कहा गया, और कोशिश की गई कि पाकिस्तान के समाज को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बना दिया जाए। इसकी एक निशानी आपको आज भी मिलेगी। आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे, होटल पे जाएं, जो अवामी होटल्स होते हैं, चाय खाने होते हैं, तो वहाँ पर आज भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि सियासी गुफ्तगू करना मना है। और ये ज़ियाउल हक़ की निशानी है, ज़ियाउल हक़ के दौर की निशानी है। ये इस बात की भी निशानी है कि हम अब तक मुकम्मल तौर पर ज़ियाउल हक़ के ज़माने से बाहर नहीं आ सके, अभी तक हम भटक रहे हैं वहीं। और ज़ियाउल हक़ की जो रूह है वो इस सिस्टम में इस हद तक घुसी हुई है कि उसका इजहार जो है वो हम आज भी देख सकते हैं। आप कहीं भी होटल में बैठे, आप माँ बहन की गालियाँ दें, एक दूसरे के साथ जो करना चाहें करें, जुर्म क्या है, आप सियासत पे बात नहीं कर सकते, सियासी गुफ्तगू मना है। तो ये जो था ये उसी दौर की निशानी है। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ज़ियाउल हक़ ने क्या क्या किया, और फिर वो उसमें से कुछ चीज़ें उनके साथ ही चली गई और कुछ चीज़ें रह गई। वो क्या रह गया उसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पहला तजर्बा जनरल अयूब ख़ान ने किया था बुनियादी जमहूरियतों का, 1 यूनिट का और सियासतदानों पर पाबंदी लगाकर। और धांधली जो है वो किस तरह की जाती है सिस्टमेटिकली, ये भी जनरल अयूब ख़ान ने हमें बताया था। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि हमने जनरल ज़ियाउल हक़ से क्या क्या सीखा और जनरल ज़ियाउल हक़ ने क्या क्या सिखाया, किस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश की, किस हद तक कामयाबी हुई उनको, किस हद तक वो नाकाम साबित हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनका पहला निशाना 5 जुलाई 1970 के मार्शल लॉ लगाने के बाद उनका निशाना पाकिस्तान की सियासी जमातें थी। सारी सियासी जमातें नहीं, जमहूरी, लिबरल, सेकुलर, तरक्की पसंद सियासी जमातें जो जमहूरी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सब जमातें जो हैं उनको ज़ियाउल हक़ ने ख़त्म करने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बाएं बाजू की जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनको, इसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें थीं जो कि उनकी डिक्टेटरशिप को जिन्होंने कबूल नहीं किया था, उनको उन्होंने जो है वो ना सिर्फ ये कि दीवार से लगाया बल्कि दीवार में चुनवाया। कोशिश उन्होंने की कि पाकिस्तान में सियासी जमात जो है उनको चिढ़ थी, सिर्फ जमात इस्लामी और चंद और उनकी जो हामी मजहबी सियासी जमातें थीं उनको काम करने की इजाज़त थी, वो उनकी मंजूर नज़र थी। उनको भर्ती भी किया गया सरकारी इदारों में और उनको हर तरह से नवाजा गया। दूसरा, जनरल ज़ियाउल हक़ ने कोशिश की कि सोसाइटी को, पाकिस्तान के समाज को गैर सियासी बनाया जाए, सियासत को गाली और काबिल नफ़रत चीज़ बना दिया जाए, और जो सियासत है वो जुर्म बन जाए। और ज़ियाउल हक़ के दौर में, 11 साल मार्शल लॉ के दौर में, सियासत पे बात करना, सियासत की बात करना, आइन की बात करना, जमहूरियत की बात करना, किसी सियासी जमात की बात करना, ये किसी जुर्म से कम नहीं था। तो ज़ियाउल हक़ ने कोशिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तख्ता मश्क बनाया, पूरी ताकत आजमाई उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे,
बाएं बाजू की के ऊपर भी, ट्रेड यूनियंस के ऊपर भी, तलबा यूनियंस को उन्होंने बैन किया। हर वो शुबा, हर वो तंजीम, हर वो इदारा जिसको वो अपने लिए ख़तरा समझते थे या यहाँ से उनको ख़तरा था कि मुज़ामत होगी, उसको तहबाला करने की उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। उसके नतीजे में ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन कमज़ोर हुई, सियासी जमातें भी कमज़ोर हुई और उन्होंने 1979 में गैर जमाती बुनियादों पे जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। उसके बाद 1983 में करवाए और उसके बाद 1985 में उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात थे वो भी गैर जमाती बुनियादों पर करवाए। मतलब सियासी जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। किसी भी जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका अगर कोई ओहदेदार था तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता था। और फिर MRD की जो जमातें थीं, इन्होंने 1985 के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में एक नई तर्ज की सियासत मुतारफ़ करवाई गई। वो जो तर्ज सियासत थी वो थी बरादरीज़म की बुनियाद पर, वो थी फ़िरके की बुनियाद पर, वो थी पैसे की बुनियाद पर, वो थी सरमाए की बुनियाद पर, वोटों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए। जो नज़रियाती सियासत थी पाकिस्तान के अंदर राइट और लेफ़्ट की, उसको कमज़ोर किया गया, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की कोशिश की। और 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन था वो इस सिमत की तरफ, इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम था। जो लोग इलेक्शन जीत कर आए वो पैसे, बरादरी, फ़िरका, मज़हब, उन्होंने हर चीज़ का इस्तेमाल किया। वो इलेक्शन जीत कर आ गए और फिर पाकिस्तान में एक नई सियासी रवायत जो है वो परवान चढ़ी कि नज़रियात की कोई अहमियत नहीं है, कमिटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, सियासी वफादारी की कोई अहमियत नहीं है। आपने इलेक्शन पे पैसा लगाना है और फिर पैसा बनाना है। और फिर सियासत को तिजारत का बना लिया गया, सियासत को पैसे कमाने का ज़रिया बना लिया गया, सियासत को कैरियर बना लिया गया कि मैं 4 करोड़ लगाऊंगा तो मैं 2 अरब कमा लूँगा, मैं 6 करोड़ लगाऊंगा मैं 20 करोड़ कमा लूँगा। और फिर जो है वो वोटों की खरीदो फरोख्त और इस तरह की गैर सियासी जो रुझानात थे, गैर जमहूरी रुझानात थे, रवायात थीं, उनको रियासती सरपरस्ती में परवान चढ़ाया गया। और उसका नतीजा ये निकला कि सियासी जमातें कमज़ोर हुई। ज़ियाउल हक ने एक गैर सियासी निज़ाम को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। 1988 17 अगस्त आने वाला है, चंद दिन के बाद 14 अगस्त का यौम आज़ादी होता है, तो फिर 17 अगस्त जो है वो ज़ियाउल हक से निजात का दिन जो है वो भी आता है 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त को एक त्यारे के हादसे में जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत हो गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान में उनका जो गैर उनका ये कहना था कि मेरा बस चलेगा तो मैं कई इलेक्शन गैर जमाती करवाऊँगा ताकि सियासी जमातों का वजूद ही मिट जाए पाकिस्तान से। और उन्होंने वो 1985 में वो किया भी, फिर खुद ही असम्बलियाँ तोड़ दी। और फिर उन्होंने 1988 में जो इलेक्शन होना था, अगर वो ज़िंदा होते तो वो गैर जमाती ही इलेक्शन होता दोबारा। लेकिन उनके जो है हलाकत के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो जमाती बुनियादों पर होंगे और ये गैर जमाती नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत 1988 में फिर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए। उसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होते आ रहे हैं। लेकिन हमें 2015 तक इंतज़ार करना पड़ा पाकिस्तान में, जब पहली दफ़ा जमाती बुनियादों पे मकामी हुकूमतों के या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो जमाती बुनियादों पर होते थे, मकामी हुकूमतों के इलेक्शन जो हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर ही मुनक्किद किए जाते रहे। उसके ऊपर हम फिर अगले किसी व्लॉग में बात करेंगे जनरल मुशर्रफ ने किस तरह का निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की। तो जनरल ज़ियाउल हक ने जो एस्टैब्लिश्ड जमहूरी तरक्की पसंद लिबरल सियासी जमातें थीं उनको ख़त्म करने की कोशिश की, वो कमज़ोर हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद, जमहूरी सियासत, अवामी सियासत कमज़ोर हुई। और इशराफिया का जो कब्ज़ा था, जो जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिश थी, कोशिश थी पाकिस्तान की इशराफिया की कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो 1970 के इलेक्शन हुए थे, जिसमें बड़ी तादाद में आम लोग जीत के आ गए थे, दरमियाने तबके के दानिश्वर, सहाफ़ी, मजदूर, किसान लीडर्स जो जीत के आ गए थे, तो उससे बड़ा धचका लगा था पाकिस्तान की सियासी इशराफिया को और पाकिस्तान की इशराफिया को। फिर नेशनलाइजेशन हुई, उसके नतीजे में इशराफिया माशी तौर पर भी कमज़ोर हुई।
تو وہ ضیاء الحق نے 11 سال میں پورا زور لگایا کہ جو نقصان پہنچا تھا 1970 کے الیکشن میں اور اس کے بعد اس کو ریکور کیا جائے، اس کو کسی طرح سے سب کچھ واپس جو ہے وہ لایا جائے، اور سیاست کو دوبارہ سے سڑکوں سے، گلیوں سے، چائے خانوں سے، کھیتوں سے، کھلیانوں سے، فیکٹریوں سے، محلوں سے، گلیوں سے، علاقوں سے نکال کے امیر لوگوں کے، حکمران طبقے کے، اشرافیہ کے ڈرائنگ روموں میں واپس لایا جائے۔ عوام کا کام، عام لوگوں کا کام، سیاسی کارکنوں کا کام صرف ووٹ ڈالنا رہ جائے، یا دریاں بچھانا، کرسیاں سجانا اور جلسوں کی رونق بڑھانا جو ہے اس کو محدود کر دیا جائے۔ سیاسی کارکن کو جو کسی بھی معاشرے، جمہوری معاشرے کی ماتھے کا جھومر ہوتا ہے، اس کے سر کا تاج ہوتا ہے، اس کو مجرم بنا دیا گیا۔ سیاسی کارکن کو ایک گالی بنا کے پیش کیا گیا، اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اور آہستہ آہستہ پھر جو کچھ یہ کوشش ہوئی تھی 11 سال، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ سیاسی جماعتیں سیاسی کارکنوں سے خالی ہوتی گئیں، انویسٹرز آتے گئے جو لوگ سیاست پہ پیسہ لگاتے ہیں اور پھر پیسہ کماتے ہیں، تو سیاسی جماعتیں خالی ہوتی گئیں، اور ویسے ویسے ہی وہ نیچے سے نچلی سطح پہ، گراس روٹ لیول پہ کمزور ہوتی چلی گئیں، اور وہ انہوں نے پھر کیونکہ عوامی تئید سے محروم ہوتی گئی تو انہوں نے اقتدار کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ دستے بازو بننا پسند کیا، اور اب جو سیاست ہو رہی ہے یہ وہی ہمارے سامنے ہے آج کل جو سیاست ہو رہی ہے۔ تو ضیاء الحق نے جس نظام کی بنیاد رکھی تھی اس میں سے کچھ چیزیں تو ختم ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہے۔ ضیاء الحق نے جو اقدامات اٹھائے، جو تجربہ کیا، اس کے اثرات پاکستان میں ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ ان کا بنایا ہوا سیاسی نظام جو غیر سیاسی نظام تھا، دراصل وہ سیاسی نظام تھا جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کر رہا تھا۔ ایک فوجی حکومت تھی، ایک آمرانہ طرز حکمرانی تھی، تو وہ جو رویے پروان چڑھائے گئے، روایات پروان چڑھائی گئیں، تو آج تک پاکستان کے معاشرے میں وہ موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، سوچ، فکر، اس بہت سارے حوالوں سے آج بھی جنرل ضیاء الحق نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس میں سے بہت زیادہ اقدامات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اثرات پاکستان کے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن یہ منفی اثرات ہیں، مثبت اثرات نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ضیاء الحق نے بڑی کامیابی سے جو اپنا ایجنڈا تھا اس کو مسلط کیا، تو اس کے بھیانک اثرات پاکستان کا معاشرہ، پاکستان بحیثیت ملک آج بھی فیس کر رہا ہے۔ دہشت گردی ہو، غیر قانونی اسلحہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، غیر جمہوری رویے ہوں، آمرانہ رویے ہوں، طاقتوروں کا اپنی طاقت آزمانا ہو، کمزوروں کو انصاف نہ ملنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پاکستانی معاشرے کا جو ہے حلیہ جو ہے وہ بگاڑا گیا اور وہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن ضیاء الحق کا جو غیر سیاسی بندوبست تھا وہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا، اور پھر پاکستان میں دوبارہ سے سیاسی جماعتیں جو بھی ان کے پاس اسپیس اویلیبل تھی وہ اس میں آگے بڑھیں۔ تو یہ دوسرا تجربہ تھا جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ یہ تجربہ کسی حد تک کامیاب رہا، زیادہ تر یہ ناکام رہا۔ جو سیاسی غیر سیاسی بندوبست تھا وہ بہرحال رخصت ہو گیا، لیکن نہ تو فوج کا جو بڑا ہوا کردار تھا وہ ختم ہوا، نہ جو تسلط اور غلبہ تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ ختم ہوا آج تک، اور سیاسی جو قیادت ہے یا جماعتیں ہیں وہ اپنے لیے جو اقتدار ہے اس میں سے حصہ لینے کے لیے آپس میں لڑتی ہیں، اور پھر ان کو تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا تجربہ تھا اس نے پاکستان کو یہ دیا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔